नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। और वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी का उत्तराखंड दौरा स्थगित कर दिया गया है। वे गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास मुखवा में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने पहुंचने वाले थे, लेकिन मौसम विभाग के येलो अलर्ट के बाद यह दौरा टल गया है। अब पीएम मोदी 4 या 5 मार्च को उत्तराखंड आ सकते हैं। और इसके अलावा उत्तरकाशी के हर्षल में पीएम मोदी की जनसभा का कार्यक्रम था, लेकिन 26 और 27 फरवरी को मौसम विभाग के अलर्ट के बाद पीएम मोदी का यह दौरा स्थगित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री अब 4 या फिर 5 मार्च को ये दौरा कर सकते हैं। पीएम मोदी का आज उत्तराखंड दौरा रद्द किया गया, जिसके चलते अब बताया जा रहा है कि वो येलो अलर्ट जारी कर देने के कारण उनका ये दौरा रद्द कर दिया गया है और अब इसे 4 या 5 मार्च को किया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय पांडे लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजय जी, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तराखंड दौरा था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में आना था और शीतकालीन तीर्थ यात्रा को प्रायोजित करने के लिए प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर आमंत्रित किया था। अब प्रधानमंत्री आज उत्तरकाशी में आने वाले थे और माँ गंगा की पूजा अर्चना करना था उनको, और वहां से हर्षिल भी उनको जाना था, जहाँ पर शीतकालीन तीर्थ यात्रा के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए इसी के उद्देश्य से प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। लेकिन क्योंकि मौसम खराब है और इससे पहले ही मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई थी कि 26 और 27 फरवरी को प्रदेश के जो 3000 मीटर से ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री का ये दौरा रद्द किया गया है। और ये बताया जा रहा है कि अब आगे से उनके लिए अलग से कार्यक्रम तय किया जा रहा है और 4 या 5 जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता अजय पांडे, जिन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो दौरे पर थे, उसके चलते आज उनका दौरा रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया गया है, उसके चलते ये दौरा रद्द कर दिया गया है। राज्य सरकार ने त्योहारी सीजन को देखते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ प्रदेश भर में व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जहां सीएम धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देशों पर खाद्य संरक्षा और औषधि नियंत्रण प्रशासन होली के त्योहार के दौरान मिलावटी उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। वहीं प्रशासन ने मिलावटखोरों से निपटने के लिए छापेमार दस्तों और सचल वाहन टीमों का गठन किया है, जहां ताजवर जग्गी ने बताया कि हर जिले में नोडल अधिकारी बनाए गए हैं और वो फूड इंस्पेक्टर के माध्यम से विभिन्न प्रतिष्ठानों की छापेमारी कर सैंपलिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि संचल वाहनों में भी सैंपलिंग की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, फूड जहाँ भी बन रहा हो वहाँ ये ऑथराइज है हमारे फूड इंस्पेक्टर, वो जा करके चेक कर सकते हैं। अगर कोई उनसे शिकायत करे, इस तरह की कोई भी अगर घटना होती है, जरूर चेक कर सकते हैं और इसका सैंपल जरूर ले सकते हैं। तो मतलब जो वेंडर्स खाने में काम करते हैं, तो उनको भी सतर्क रहने की आवश्यकता है? बिल्कुल, बहुत आवश्यकता है सतर्क रहने की। और स्पेशल हमने अभी जो जैसा कि आप देख रहे होंगे, विगत 1 साल में हमने बहुत त्वरित गति से कार्रवाई इन सब के ऊपर की है और काफ़ी सुधार भी इसमें हुआ। और हमने सभी को इनको अलर्ट मोड पर रखा हुआ, अपने जितने भी ऑफिसर्स हैं, कि आप तुरंत जहाँ भी शिकायतें मिलती हैं या अन्य सभी सर्विलांस के थ्रू ये चेक करते रहें। बिल्कुल, फूड जहाँ भी बन रहा हो वहाँ ये ऑथराइज है हमारे फूड इंस्पेक्टर, वो जा करके चेक कर सकते हैं। अगर कोई उनसे शिकायत करे, इस तरह की कोई भी अगर घटना होती है, जरूर चेक कर सकते हैं और इसका सैंपल जरूर ले सकते हैं। तो मतलब जो वेंडर्स खाने में काम करते हैं, तो उनको भी सतर्क रहने की आवश्यकता है? बिल्कुल, बहुत आवश्यकता है सतर्क रहने की। और स्पेशल हमने अभी जो जैसा कि आप देख रहे होंगे, विगत 1 साल में हमने बहुत त्वरित गति से कार्रवाई इन सब के ऊपर की है और काफ़ी सुधार भी इसमें हुआ। और हमने सभी को इनको अलर्ट मोड पर रखा हुआ, अपने जितने भी ऑफिसर्स हैं, कि आप तुरंत जहाँ भी शिकायतें मिलती हैं या अन्य सभी सर्विलांस के थ्रू ये चेक करते रहें।
बिल्कुल, फूड जहाँ भी बन रहा हो वहाँ ये ऑथराइज है हमारे फूड इंस्पेक्टर, वो जा करके चेक करते थे। देहरादून के पूर्व मेयर और धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली के पलायन को लेकर प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि पलायन केवल उत्तराखंड में ही नहीं हो रहा बल्कि यह पूरे देश की समस्या है। जहां पर उन्होंने कहा कि पलायन दो तरह के हैं और एक सुविधाओं के अभाव के चलते लोग अपने पहाड़ों को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में जाना चाहते हैं। वहीं बीजेपी विधायक ने कहा कि जिन जिन क्षेत्रों में लोग रोजगार और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में पलायन कर रहे हैं वहां पर सभी सुविधाओं को पहुंचाने की जरूरत है। आपको बता दें कि प्रदेश में पलायन को रोकने के लिए इस पर बड़े स्तर पर काम करने के लिए पलायन आयोग का गठन किया गया है, जहां प्रदेश में पलायन एक बड़ी समस्या बनी हुई है क्योंकि पलायन के चलते पहाड़ के तमाम गांव पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं। नहीं, देखिए, ये कोई बहुत जल्दी वाला काम नहीं है। पलायन कोई सरकार की वजह से हो रहा है ऐसा भी नहीं है। पलायन एक व्यक्ति का स्वभाव भी है और ये कोई सिर्फ उत्तराखंड में हो रहा है ऐसा भी नहीं है। पूरे देश और दुनिया के आप आंकड़ों का अध्ययन कर करेंगे तो सभी जगह शहरी आबादी बढ़ रही है, ग्रामीण आबादी घट रही है। हाँ, ये ठीक है, हमारे थोड़ा ज्यादा दिखाई पड़ता है, हमारे थोड़ा ज्यादा है, तो इसलिए पलायन जो है ये यूनिवर्सल फेनोमेना है। हाँ, हमको प्रयास करना चाहिए कि हमारे लोग पलायन न करें और अगर पलायन का कारण बेरोजगारी है तो हम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। पलायन का कारण अगर एजुकेशन है तो हमको एजुकेशन की व्यवस्था ठीक करें। पलायन का कारण अगर हमारा हेल्थ सेक्टर है तो हम हेल्थ सेक्टर को ठीक करें। नहीं, देखिए, ये कोई बहुत जल्दी वाला काम नहीं है। पलायन कोई अपने कालसी क्षेत्र के भालू की पिट के साथ 2 वन्य जीव तस्करों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 12 बोर की बंदूक और 3 कारतूस भी बरामद हुए हैं। भालू का शिकार कहां किया गया इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है, जहां दोनों के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जब मामले में जांच की जा रही है। आशंका इस बात की भी है कि इनके साथ कोई और भी मिला हो सकता है। बता दें कि इस क्षेत्र में पहले भी बाघ और हिरन की कस्तूरी की तस्करी के मामले में सामने आ चुके हैं, जिनमें भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। नगर के बाड़वाला स्थित प्राचीन काल से लगते आ रहे मेला ग्राउंड में मेला लगाई गई थी, जहां पर आपको बताई गई मेले की फास्ट फूड की दुकानें, मिठाई की दुकानें, बच्चों के लिए खिलौने की दुकानें सज गई थी। पुलिस प्रशासन के द्वारा मेले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की चौकी बनाई गई थी, जिसमें डाक पत्थर चौकी इंचार्ज विवेक भंडारी के साथ सभी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, जिससे मेले में कई घटना ना घटे इसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के अवसर पर बाड़वाला स्थित प्राचीन काल से लगते आ रहे हैं, जहां मेला 1 माह तक के चलने वाले मेले में भी खूब चहल पहल दिखाई दे रही है। मेले में अलग ही रौनक नजर आ रही है, जहां मेले में न्यू संगम, सर्कस व विभिन्न प्रकार के लगे झूले बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीखों का ऐलान होने के बाद तैयारी शुरू कर दी गई है, जहां 2 मई को सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। उससे पहले धाम में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए जल्द ही अधिकारी भेजे जाएंगे, ताकि कपाट खोलने से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। वहीं पैदल मार्ग में भी व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा रहा है। कपाट खोलने की तैयारी 27 अप्रैल से शुरू कर दी जाएगी, जो 27 अप्रैल को भगवान भैरवनाथ की पूजा होगी, जबकि बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली 28 अप्रैल को श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी। वहीं डोली का रात्रि प्रवास प्रथम पड़ाव श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी होगा। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तैयारी शुरू कर दी है, जहां 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीखों का ऐलान होने के बाद तैयारी शुरू कर दी गई है।
2 मई को सुबह 7 बजे से केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जहां उससे पहले धाम में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए जल्द ही अधिकारी भेजे जाएंगे, ताकि कपाट खोलने से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। वहीं पैदल मार्ग में भी व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा रहा है और कपाट खोलने की तैयारी 27 अप्रैल से शुरू कर दी जाएगी और 27 अप्रैल को भगवान भैरवनाथ की पूजा होगी, जबकि बाबा केदार की पंचमुखी डोली 28 अप्रैल को श्री ओंकारेश्वर मंदिर ओखीमिठ से केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी, जहां डोली की रात्रि प्रवास प्रथम पड़ाव श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी में होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय पांडे लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजय जी, जिस तरीके से केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तैयारी शुरू कर दी गई है, इसके चलते कौन कौन सी तैयारियां की गई हैं? देखिए, विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खोले जाएंगे। पूरे विधि विधान के साथ जब कपाट खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है और 30 अप्रैल को गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और 4 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। तो इसके साथ ही 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, जो ग्रीष्म काल के दौरान 4 धाम यात्रा होती है। और इस बार यात्रा को लेकर के प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन क्योंकि शुभ मुहूर्त में और पूरे विधि विधान के साथ कपाट खोले जाएंगे चारों धामों के, उसको लेकर के अभी से जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई है और नियमानुसार जैसे कपाट खोलने की तिथि घोषित होती है वो सारी प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई गई है। और कल शिवरात्रि के मौके पर केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि की घोषणा की गई है। 27 अप्रैल को केदारनाथ धाम के लिए जो डोली है ओखीमठ से वो प्रस्थान करेगी और उसके बाद 1 मई को ये डोली विभिन्न पड़ाव से होते हुए पहुंचेगी केदारनाथ धाम में और 2 मई की सुबह केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे पूरे विधि विधान के साथ। इसको लेकर के जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही हैं और इसके साथ साथ शासन प्रशासन की ओर से भी कई तरह की बैठकें की जा रही हैं और 4 धाम यात्रा को सफल बनाने के लिए जैसे पिछले कई सालों के अनुभव रहे हैं, कहाँ पर क्या कमियां रही हैं, कौन सी व्यवस्था को और ज्यादा दुरुस्त करना है, इसको लेकर के अधिकारी अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी 4 धाम यात्रा को लेकर कई दौर की बैठकें कर चुके हैं और अधिकारियों को भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए और यहाँ पर जो तीर्थयात्री आते हैं उनको कहीं पर भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर के पहले से ही सब समन्वय करके आपस में और सारी जरूरतों को पूरा कर लिया जाए। जी अजय जी, इसके साथ ही जिस तरीके से सारी व्यवस्था कर ली गई है, जैसे 27 तारीख से इसकी शुरुआत हो जाएगी, 27 और 28 तारीख को भी एक यात्रा निकालने की बात भी कही गई है। उसी के साथ जो सुरक्षा को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा के चलते कितने जवानों को इस दौरान अब तैनात किया जाएगा? देखिए, 27 तारीख को ओखीमठ से ओंकारेश्वर मंदिर में जो ओखीमठ में है वहां से यात्रा की ये शुरुआत होगी। बाबा केदार की जो डोली है वो प्रस्थान करेगी और इसी तरह से वो आगे फाटा, गुप्त काशी और गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ धाम पहुंचेगी। इसके साथ साथ प्रशासन की ओर से जो तीर्थयात्री आते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के तमाम इंतजाम किए गए हैं। जो शुरुआत का पड़ाव होता है हरिद्वार के बाद जब ऋषिकेश से ये तीर्थयात्री आगे चारों धामों के लिए प्रस्थान करते हैं तो यहीं से उनके लिए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। और एक बार फिर से जितने भी तीर्थयात्री जाएंगे उनका मेडिकल चेकअप भी होता रहेगा, साथ साथ में तमाम जगह पर मेडिकल कैंप भी लगाए जाएंगे और तीर्थयात्रियों को तमाम तरह की जो सुविधाएं है वो मुहैया कराई जाएगी। उनको कहीं पर कोई परेशानी होगी तो इसके लिए वो कई फोन नंबर भी दिए जाएंगे उनको, ताकि वो वहां पर वो अपनी समस्याओं को बताएं, संपर्क करें और प्रशासन की ओर से उनको सारी व्यवस्थाएं समुचित मिलेंगी। इसको लेकर के प्रयास पहले से किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम जगहों पर जो कैंप हैं वो लगाए जाएंगे और जगह जगह पुलिस की टीमें मुस्तैद रहेगी और पुलिस के अधिकारी बार बार अपने कर्मियों को ये सलाह दे रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं कि जो भी तीर्थयात्री आता है उनको परेशानी न हो, उसको प्रमुखता से देखा जाए और अगर कोई समस्या उनकी आपके सामने आती है तो उसका त्वरित निदान किया जाए। और जितने भी तीर्थयात्री आते हैं उनके साथ पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं
वो विनम्रता के साथ पेश आए, क्योंकि यहाँ अतिथि देवो भव की परंपरा के तहत ही उनका स्वागत किया जाएगा और जितने भी तीर्थयात्री आते हैं वो सब यहाँ से एक सकारात्मक संदेश लेकर के अपने गंतव्य की ओर जाएं, इसका प्रयास किया जा रहा है। जी अजय जी, इसके साथ ही जो यहाँ पे यात्रा शुरू कर दी जाएगी, जो शुरू हो रही है 2 मई से यात्रा शुरू की जा रही है, क्या उसके संबंध में रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं? क्या ये रजिस्ट्रेशन जो भी किए जा रहे हैं, क्या वो रजिस्ट्रेशन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही किए जा रहे हैं या ऑफलाइन भी इसमें रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है? देखिए, जो हेली कंपनियां हैं, केदारनाथ धाम के लिए जो जाने वाली कंपनियां हैं, उनके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी, क्योंकि बहुत से ऐसे तीर्थयात्री हैं जो मौके पर पहुंच जाते हैं, पहले जो पड़ाव है ऋषिकेश वहां पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद वो आगे चारों धामों में यात्रा के लिए जाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी। लेकिन जितने भी तीर्थयात्री चारों धामों में जाएंगे उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उनका पूरा बाकायदा सारे डिटेल लिए जाएंगे, ताकि ये तय हो सके कि कितने तीर्थयात्री कौन से धाम में गए हैं या ऋषिकेश से आगे जो बढ़े हैं या बाकी अन्य जगहों से जो जाते हैं तीर्थयात्री, तो इसलिए सारा रिकॉर्ड उनका रखा जाएगा और किस किस तीर्थयात्री को मेडिकल से संबंधित कोई समस्या है तो वो भी पहले से ही बता देंगे, ताकि वहाँ बीच में विशेषज्ञ चिकित्सक उनका इलाज कर सकेंगे। इसके साथ साथ एक SOP भी जारी की जा रही है कि जितने भी तीर्थयात्री हैं, जितने प्रदेशों से आ रहे हैं, वो किस तरह से आएंगे, अपने लिए क्या क्या व्यवस्था करके आएंगे, प्रशासन की ओर से उनको किस तरह की सुविधाएं दी जाएगी, ये तमाम तरह की जो औपचारिकताएं हैं ये पूरी की जा रही हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन होगा और तीर्थयात्रियों को आमंत्रित किया जा रहा है, सारे श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया जा रहा है उत्तराखंड सरकार की ओर से कि वो यहाँ आए, चारों धामों में दर्शन करें, अपने अपने आराध्य देवों के दर्शन करके पुण्य का लाभ कमाएं और यहाँ से एक सकारात्मक संदेश लेकर के अपने घर की ओर जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता अजय पांडे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसमें शासन और प्रशासन की तरफ से वृहद तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा को देखते हुए तैयारियां की गई हैं। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन भी शुरू करने की बात कही गई है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जाएगा और आने वाले श्रद्धालुओं का मेडिकल चेकअप भी किया जाएगा। उसके बाद ही श्रद्धालुओं को ये यात्रा करने की परमिशन दी जाएगी। उत्तराखंड में परिसीमन का मुद्दा भी जोर पकड़ने लगा है, जब विधानसभा अध्यक्ष रितु खडूरी ने कहा कि पहाड़ की विधानसभाएं इस क्षेत्रफल में लिहाजा काफी बड़ी होती हैं, जबकि मैदानी विधानसभा सीटें उसके मुकाबले बहुत छोटी होती हैं। ऐसे में आगामी परिसीमन क्षेत्रफल के आधार पर होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर राज्य आंदोलनकारी बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने भी पहाड़ और मैदान के लिए अलग अलग मानक बनाए जाने पर जोर दिया है। परिसीमन हम लोगों को इस बार सोच समझ के क्षेत्रफल पे करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी पहाड़ की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं बहुत बड़ी हो जा रही हैं और एक विधायक को उनमें घूमना फिरना बहुत कठिन हो रहा है। तो मेरा मानना ये है कि हम सभी को मिलकर इस बार ये सोचना चाहिए कि किस तरह से हम परिसीमन को क्षेत्रफल, पॉपुलेशन से ना करके क्षेत्रफल पर करें। एक और समस्या, मैं अभी लौट रही थी जब भराड़ीसैंण से, जखोली गांव में आपने सुना होगा एक बहन को बाघ ने मारा है और वो खेत में ही हुआ है। तो मैं वन मंत्री जी से भी मिलूंगी और हमें प्रयास करना चाहिए। आप लोगों ने देखा भी होगा, माननीय विधायक हमारे लैंसीडाउन के रावत साहब, उन्होंने इस पर एक चर्चा भी करी थी और बहुत अच्छी चर्चा हुई थी। वो किन्हीं कारणों से और कारणों की वजह से बहुत आ नहीं पाई, लेकिन बहुत बढ़िया चर्चा हुई है। ये मानना है कि जैसे जम्मू कश्मीर में, अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में है, नॉर्थ इंडिया में, तो हमारे मानक पहाड़ों के लिए अलग होने चाहिए। जनसंख्या भी आधारित हो तो भौगोलिक स्थिति भी आधारित हो। तो इसके लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए और हमारा प्रयास होगा कि विधानसभा के माध्यम से एक संकल्प केंद्र को जाए कि उत्तराखंड को भी अन्य जो नॉर्थ स्टेट्स हैं उनके तरह ही जनसंख्या के मानकों में छूट मिले और भौगोलिक स्थिति को उसमें इंक्लूड किया जाए, उसमें सम्मिलित किया जाए, ताकि पहाड़ों की विधानसभाएं कम ना हो
और शहर में बढ़ती हो तो बढ़े, उसमें कोई किसी का आपत्ति नहीं है, लेकिन पहाड़ की विधानसभाओं को कम होने से बचाने का हमको प्रयास करना। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विवादित बयान को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि भाजपा के कई मंत्री और नेता आए दिन असले लेकर लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने पूर्व में ऋषिकेश के सरेआम एक व्यक्ति के साथ मारपीट की थी, जहां विधानसभा में बजट सत्र के दौरान उन्होंने पहाड़ के लोगों के लिए अशोभनीय टिप्पणी की थी। प्रेमचंद अग्रवाल प्रयागराज में महाकुंभ स्नान करके आए हैं और इसके उनका पाप नहीं धुल पाएगा। देखिए, माँ गंगा में गए हैं, प्रयागराज कुंभ में गए हैं, उससे इनके पाप धुलने वाले नहीं हैं। मंत्री की एक गरिमा होती है, किस प्रकार से आपने गरिमा को तार तार करने का काम सदन के अंदर आपने किया, किस प्रकार से खुलेआम आपने ऋषिकेश के अंदर आप लड़ते झगड़ते नजर आए। तो इनके मंत्री खाली ये प्रेमचंद अग्रवाल तो एक उदाहरण है, इनके कई और नेता है जो आए दिन असले लेके घूमते फिर रहे हैं, लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं। ये लोग, इनका विकास से कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांके और प्रदेश के विकास के लिए जो जनता ने इनको चुन के भेजा है, उन मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाना इनको चाहिए। इस प्रकार की लड़ाई करने से प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने अंतर्द्वंद में डूबी हुई है और इसलिए ये इस प्रकार के मुद्दे सदन और सदन के बाहर के लोग उठा रहे हैं। देखिए, माँ गंगा में गए हैं, प्रयागराज। उत्तराखंड में मौसम लगातार रंग बदल रहा है और मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार से लेकर शुक्रवार को पर्वतीय और मैदानी इलाकों में बारिश और को लेकर चेतावनी जारी की है। प्रदेश के मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल में जनपदों में कहीं कहीं भारी बारिश और ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी की संभावना जताई है। इसके अलावा कई जगह ओलावृष्टि की भी संभावना है। वहीं हल्द्वानी में अधिकतम तापमान 26.8 और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहा है। वहीं मुक्तेश्वर का अधिकतम तापमान 19.3 और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़। नमस्कार।